हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बीहाइव की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू। मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री या कंट्रीज़ को नॉर्थलैंड के रूप में यहाँ पे रिफर्स किया गया है। तो कौन सी कंट्री को रिफ़र किया गया, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे इट इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ, या जो कंट्री है वो नॉर्थ में है। वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, जहाँ पे जो डेज़ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, आई मीन छोटे होते हैं, आई मीन जो दिन के घंटे होते हैं वो छोटे होते हैं और जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज़ रिएक्शन। मतलब जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस ओल्ड लेडी से किस चीज़ के लिए कहा और उस लेडी का रिएक्शन कैसा था। उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। मतलब जो सेंट पीटर थे उन्होंने ओल्ड लेडी से एक पीस ऑफ केक के लिए कहा, आई मीन केक के एक टुकड़े के लिए कहा था, या फिर रोटी के लिए कहा था, ब्रेड के लिए कहा था। द लेडी बिहेव्ड माइजरली, और मतलब और उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा था। जो लेडी थी उसने माइजरली बिहेव किया। माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूसी से। माइजर मीन्स होता है कंजूस और माइजरली का मतलब कंजूसी से। तो मतलब जो लेडी थी उसने कंजूसी से बिहेव किया। एंड केप डिक्रीजिंग द साइज़ ऑफ द केक, और उसने क्या किया, जो केक की साइज़ थी उसको डिक्रीज, लगातार वो डिक्रीज़ करती रही, आई मीन घटाती रही। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, घटाना। तो जो केक की साइज़ थी उसने लगातार उसको डिक्रीज़ करती रही। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और अंत में क्या हुआ, उसने जो सेंट पीटर थे उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही पनिश हर। मतलब उन्होंने उसे पनिश कैसे किया। बच्चों आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या ही है और यहाँ पे क्या है, जो प्रोनाउन केस में है उससे, आई मीन जो प्रोनाउन केस है ही और हर, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बल्कि यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आता भी है तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि हाउ डिड द सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ना कि हाउ डिड ही पनिश हर। अब यहाँ पे हमें तो पता है, आई मीन जो स्टोरी पढ़े हैं हम, जो पोएम पढ़े हैं उसी का ये आंसर, इसलिए हमको पता है कि यही कौन है, सेंट पीटर है, और हर कौन है, ओल्ड लेडी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है तो हमको इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ही कौन है और हर कौन है। तो इस तरह से आई मीन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें आई मीन कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे हमें साफ साफ पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन इसी स्टोरी का है, इसी पोएम का है। इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाउ डिड ही पनिश हर, मतलब उन्होंने उसे पनिश कैसे किया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही कस्ड हर एंड मेड हर अ वुड पिकर। मतलब उन्होंने उसे कष्ट किया। कष्ट का मतलब क्या होता है, श्राप देना, बद्दुआ देना। तो उन्होंने उसे कष्ट किया और उसे क्या बना दिया, एक वुड पिकर। वुड पिकर क्या होता है, आई मीन जो बर्ड होती है जो लकड़ी से, पेड़ से अपने फूड के लिए थोड़ा थोड़ा खाना करके उसे इकट्ठा करती है, उसको उसी वुड पिकर में, उसी बर्ड में उसे बना दिया। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज़ द वुड पिकर गेट हर फूड। मतलब जो वुड पिकर बर्ड होती है वो अपना भोजन कैसे पाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द वुड पिकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स फूड। मतलब जो वुड पिकर बर्ड होती है वो अपना भोजन पाने के लिए जो हार्ड और सूखी, आई मीन सख्त और सूखी जो लकड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, उसको धीरे धीरे बोर्स करके, आई मीन उसको खोदते हुए उसके अंदर अपनी चोंच से, तो उस तरह से आई मीन बहुत मेहनत के बाद उसे अपना भोजन अपना फूड मिलता है। तो इस तरह से जो वुड पिकर होती है वो अपना भोजन पाती है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, व्हाट वुड शी हैव डन देन। मतलब क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो और भी ज़्यादा अनजेनरस होती है। अनजेनरस का मतलब क्या होता है, अनुदार। मतलब जो उदारता होती है उसका अपोजिट होता है अनुदार। आई मीन जैसे ओल्ड लेडी ने क्या किया था, अनुदार, मतलब अनजेनरसली ही बिहेव किया था उनके साथ।
तो आपको लगता है कि अगर वो जानती कि सेंट पीटर कौन है तो क्या वो और भी ज़्यादा अनजेनरसली वो बिहेव करती। उसके बाद हमारा और भी क्वेश्चन है, व्हाट वुड शी हैव डन देन, तो वो क्या करती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो शी वुड नॉट हैव डन दिस, नहीं ये वह या नहीं करती। मतलब अगर उसे पता होता कि वास्तव में सेंट पीटर कौन थे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि इसके बजाय ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड टू गेट अ हैंडसम रिटर्न। मतलब इसके बजाय वो क्या करती, वो उन्हें बहुत बड़ा सा टुकड़ा देती है। पहले तो वो छोटा छोटा दे रही थी, लेकिन वो उसके बजाय उन्हें, अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर वास्तव में कौन है, तो वो उन्हें बहुत बड़ा सा टुकड़ा देती। क्यों देती, ताकि वो उसे हैप्पी कर सके, खुश कर सके अपने लालच की वजह से, और वो इच्छा करते हुए कि उसे रिटर्न में कोई बड़ा सा अच्छा सा तोहफा मिले या फिर उसे गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह से अगर उसे वो पता होता तो वो ऐसा बिहेव नहीं करती। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है, इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या ये जो स्टोरी है वो सही है, और इस पोएम का कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, महसूस होता है। तो क्या ये स्टोरी आपको ट्रू लगती है, नहीं, क्योंकि हमें जैसा कि पोएम में ही बता दिया गया था कि ये जो स्टोरी है मैं नहीं मानता कि ये जो ट्रू है। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज़ एन इमेजिनेटिव स्टोरी, नहीं यह एक इमेजिनेटिव काल्पनिक स्टोरी है। इट इज़ अ लेजेंड, यह एक लेजेंड है। द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस पोएम का जो थर्ड स्टैंजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेजेंड, मतलब लेजेंड क्या है, लेजेंड किसे कहा जाता है। वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड, और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ लेजेंड इज़ अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। मतलब जो लेजेंड होती है वो एंशिएंट टाइम्स का मतलब क्या होता है, जो प्राचीन समय होता है, आज से बहुत बहुत साल पहले का जो समय था, टाइम था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंशिएंट टाइम बोलते हैं। तो जो लेजेंड है वो एंशिएंट टाइम्स के लोगों और उनकी घटनाओं से जो स्टोरी बनती है उसको हम लोग उनकी स्टोरी को, पीपल के और घटनाओं के वहाँ के लोगों के जो स्टोरी है उसको हम लोग लेजेंड कहते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स दैट इट इज़ अ लेजेंड, और जो पोएम का टाइटल है वो हमें बताता है कि यह एक लेजेंड है। द पोएट हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, और पोएट खुद कहते हैं कि मुझे ये भरोसा नहीं है कि मैं ये जो स्टोरी है, जो पोएम है वो क्या है, सही है। जो लोग यहाँ के लोगों को बताते हैं वो सही है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। मतलब जो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की स्टोरी है उसे हमें लगभग 10 सेंटेंसेस में 10 सेंटेंस में लिखना है, और ऐसा नहीं कि हमें 10 सेंटेंस ही यूज़ करना है, 10 से 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 सेंटेंस कहा गया है तो 10 ही सेंटेंस में हम लिखें, लेकिन 10 सेंटेंस के लगभग होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि 10 के बजाय हम 20 लिखने लगे। तो इस तरह से हमें सोचना है और इस स्टोरी को अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की स्टोरी को लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द पोएम इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। जो पोएम है वो एक ओल्ड मैन की कहानी है। सी इज़ आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आर्म्स, और उसे सेंट पीटर के द्वारा आर्म्स के लिए कहा जाता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है, जो दान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। जो सेंट पीटर होते हैं उसे आर्म्स के लिए, दान के लिए, कुछ दान देने के लिए कहते हैं। हु हैज़ बिकम वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रैवलिंग। जो फास्टिंग का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय से भूखा रहना, कुछ ना खाना, उपवास करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिंग बोलते हैं। जो फास्टिंग और ट्रैवलिंग से यात्रा करते हुए लंबे समय से वो क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। बट हर ग्रीड फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग, लेकिन जो उसका लालच था, जो बूढ़ी औरत थी उसका लालच था, उसने उन्हें कुछ ना देने के लिए फोर्स किया, उस पर दबाव डाला। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें कुछ नहीं दिया। ही बिकम्स एंग्री एंड मेक्स हर अ वुड पिकर।
मतलब वह इससे वो जो सेंट पीटर थे वो एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए और उसे एक वुड पेकर में बदल दिया। हु बोर्स हार्ड ड्राई वुड टू गेट फूड, जो आपने थोड़े से खाने के लिए भोजन के लिए पाने के लिए वो सूखी लकड़ियों में बहुत मेहनत करती है। हर क्लॉथ्स आर बर्न टू एशेज एंड शी इज़ लेफ्ट विथ अ कैप ऑन हर हेड। उसका जो क्लॉथ था, जो उसके जितने भी कपड़े थे वो जल गए थे और वो एशेज में मिल गए थे। एशेज का मतलब क्या होता है? राख। राख में बदल गए थे। और उसके जो सर पे एक टोपी थी वो ही सिर्फ इकलौती बची हुई थी। शी कंटिन्यूज बोरिंग इनटू हार्ड वुड फॉर हर लिटिल फूड, और वह अपने थोड़े से भोजन के लिए लगातार मेहनत करती रही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स विच स्नोज एंड क्लॉज ट्रू एंड यू below and no. We find that snows rhymes with claws, true rhymes with you and below rhymes with no. Find more such rhyming words. मतलब इस तरह के और भी हमें जो rhyming words हैं उनको ढूंढना है। तो जैसे rhyming words कौन कौन है? जैसे अर्थ है, हर्थ है, डन वन, ले अवे, अनदर ओवर, फ्लैट दैट, फेंट सेंट, फॉर्म वर्म, फूड वुड, सेम फ्लेम। तो इस तरह के और ज़्यादा यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स को ढूंढने का। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गो टू द लाइब्रेरी और टॉक टू ओल्डर पर्सन इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड लेजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज, टेल द क्लास दीज लेजेंड्स। मतलब आपको क्या करना है? लोकल लाइब्रेरी जाना है या फिर जो बड़े बूढ़े पर्सन होते हैं, व्यक्ति हैं, उनसे आपको, आपके आस पड़ोस में रहने वाले, उनसे आपको बात करना है और जो लेजेंड्स हैं उन्हें ढूंढना है और उसे अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या करना है? लिखना है, बताना है। टेल द क्लास दीज लेजेंड, और अपनी जो क्लास है उनको उनके बारे में, जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है और ये चीज़ें आपको खुद करनी है। डू इट योर सेल्फ। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक की इस पोएम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।